हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज जिस चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है योग, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि सर जो आप ये पढ़ाते हैं उसके नोट्स आप कहाँ से प्रिपेयर करते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि ये जितने भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आपकी बुक से ही हमने उठाए हैं। हमने आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया है और जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हम आपको कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर के एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे होंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है योग। उसमें हम देखेंगे योग का अर्थ व महत्व। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ योगा यानी कि योग के तत्व। उसके बाद देखेंगे आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाएं। और लास्ट में देखेंगे योगा फॉर कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता के लिए योग तथा उससे रिलेटेड आसन्स को। आइए अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ योगा यानी कि योग का क्या अर्थ है। योग शब्द जो है ना बच्चों, वो संस्कृत भाषा की युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। हम कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन भी योग है। योग जो है ना वो एक संपूर्ण जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। ठीक है ना बच्चों, मन पर नियंत्रण करके तथा शरीर को स्वस्थ रखकर व्यक्ति परम आनंद का अनुभव यानी कि उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि जो योग है ना वो सभी प्रकार के दुख एवं पीड़ा को नष्ट करता है। इसमें कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है जो आप अपनी किताब से देख के लिख सकते हैं। उसमें से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अकॉर्डिंग टू पतंजलि, उन्होंने कहा है कि योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। तथा वेद व्यास ने क्या कहा है, योग समाधि है। तो आप अपनी बुक से देखिए, आपको जो भी डेफिनेशन ठीक लगती है आप उसको लिख सकते हैं। मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई है, आप चाहे तो इनमें से एक याद कर सकते हैं या दोनों भी याद कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप उसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा यानी कि योग का क्या महत्व है। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आज का जो युग है ना बच्चों वो आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में मानसिक दबाव यानी कि मेंटल प्रेशर, चिंता, टेंशन और तनाव यानी कि स्ट्रेस का युग है। आज लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। मनुष्य ने जिस भौतिकवाद पर अंधा विश्वास किया है ना बच्चों, वही भौतिकवाद आज कई समस्याओं का कारण बन चुका है। अपनी असीम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दिन रात भागदौड़ कर रहा है, जिसके कारण वह शारीरिक व मानसिक रूप से यानी कि फिजिकली और मेंटली रूप से थकान महसूस करता है। यदि किसी कारणवश यह इच्छाएं पूरी ना हो तो मनुष्य तनावग्रस्त यानी कि वो स्ट्रेस में आ जाता है। अगर हम इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जो आज का समाज है ना बच्चों, उसके हर वर्ग का व्यक्ति किसी न किसी रूप से स्ट्रेस से ग्रस्त है। इसी कारण वह जीवन शैली के कारण मनुष्य अक्सर कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से यानी कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली समस्याओं का शिकार हो जाता है। ऐसे में योग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि नियमित योगाभ्यास से हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा कि इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव पोस्चर यानी कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर है यह इसको इम्प्रूव करता है। जैसे डेली रूटीन लाइफस्टाइल में आप योगा को करते रहेंगे तो जो आपकी बॉडी का पोस्चर है वो धीरे धीरे बिल्कुल अट्रैक्टिव लगने लगेगा। जैसे मान लो आप किसी बच्चे को नोक नी है या बो लेग है या राउंड शोल्डर है, तो अगर वो बच्चा डेली लाइफस्टाइल में योगा अभ्यास करेगा तो उसकी जो विकृतियाँ है, जो विकार है वो धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसका जो बॉडी पोस्चर है वो अच्छा और अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। अगला पॉइंट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी कि योगा करने से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है शरीर की वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ आसन ऐसे हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी गति से यानी कि बहुत ही स्पीड से उसको इम्प्रूव करते हैं। अगला पॉइंट है इंक्रीज सेल्फ एस्टीम यानी कि अगर जो बच्चा डेली रूटीन लाइफस्टाइल में योगा को करेगा उसका क्या होगा कि सेल्फ एस्टीम, उसका आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे
इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है वो है इम्प्रूव लंग फंक्शन, यानी कि आपके जो फेफड़ों की क्षमता काम करने की, यह उसको भी धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ाता चले जाएगा। जैसे हम डेली अगर लाइफस्टाइल में प्राणायाम को करें तो इससे क्या होगा कि जो हमारे लंग्स है उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और हमारी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की वजह से वो कैपेसिटी जब इम्प्रूव होगी तो हमें जो अस्थमा यानी कि सांस से रिलेटेड जो बीमारी है उनके होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है बिल्ड्स मसल स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी मांसपेशियों की शक्ति। जो योगा है ना बच्चों, वो हमारी मांसपेशी यानी हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है उसको भी बिल्डअप करता है, उसको भी बढ़ाता है। कैसे? जैसे आप शीर्षासन करोगे या फिर आप कोई भी चक्रासन करोगे तो क्या करते हो आप कि जब आपके हाथों पर या आपके सिर पर वो जो बॉडी का वेट आता है ना, उससे क्या होता है कि आपका जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि योगा जो है वो आपकी मसल्स को बिल्डअप करता है। अगला जो पॉइंट है वो है बूस्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं चयापचय क्रिया, यानी कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उस काम को यानी कि उस खाने को पचाने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को नहीं पचा पाता और हमें अनेक प्रकार की बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। तो जब हम कहते हैं कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो हमारी चयापचय क्रिया है यानी कि जो खाना पचाने वाली क्रिया है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो जो योगा है ना, अगर आप इसको डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लोगे तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना वो भी बूस्ट करेगा। अगला पॉइंट है हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड शुगर। जो ये हमारा योगा है ना वो हमारे ब्लड शुगर को भी कम करता है, उसके साथ साथ ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है तथा बूस्ट करता है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को। और जो योगा है ना वो हमारे वेट लॉस करने में भी हमारी काफ़ी मदद करता है। अगला जो पॉइंट है वो है हेल्प्स यू स्लीप बेटर, यानी कि आपकी नींद को अच्छा करता है। वो कैसे करता है? जब भी आप डेली लाइफस्टाइल में योगा को करते हो तो उससे क्या होता है कि हमारी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है, और जब स्ट्रेस कम होती है तो हमें नींद भी अच्छे से आना स्टार्ट हो जाती है, और जब हम नींद अच्छे से लेते हैं तो उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाता है, यानी कि हमारी हेल्थ जो है वो भी बेटर हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि योगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफस्टाइल का, और हमें डेली लाइफस्टाइल में योगा करना भी ज़रूरी है। अगला पॉइंट है इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, यानी कि जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है यह उसको इंक्रीज कर देता है। ब्लड फ्लो मीन्स जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, अगर वो हमारे शरीर में टाइम टू टाइम और अच्छे से फ्लो करेगा तो हमारी जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा, और जब ये अच्छा हो जाएगा तो हमें बीमारियां भी कम से कम होगी। अगला पॉइंट है कीप डिजीज एट ए बे, यानी कि ये हमें बीमारियों से बचाता भी है और उनका प्रिवेंशन भी करता है। कैसे? जैसे विभिन्न यौगिक व्यायाम, यानी कि जितने भी यौगिक एक्सरसाइज है अगर व्यक्ति उनको डेली लाइफस्टाइल में करेगा तो ये क्या करेगी, व्यक्ति को अनेक रोगों से केवल बचाएगी नहीं, उनका उपचार, उनका ट्रीटमेंट भी करेगी। योग द्वारा व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाती है। नियमित रूप से योग करने से विभिन्न बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है? जैसे डायबिटीज, ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, हार्ट से रिलेटेड, स्ट्रेस, बैक पेन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से ये हमें बचाएगा भी, और उनके ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा, यानी कि योग के कौन कौन से तत्व है। इसके टोटल 8 तत्व है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं योग के पहले तत्व से, जिसका नाम है यम, यानी योग के पहले अंग को क्या कहा जाता है? यम। यह अंग व्यक्ति तथा समाज के नैतिकता के नियमों यानी कि मोरल वैल्यूज जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह निर्धारित करता है। यम के अभ्यास द्वारा व्यक्ति ऐसी बातों से दूर रह सकता है जो उसे विवेकहीन तथा हिंसक बनाती है। अब 1 बाय 1 हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी प्रकार की हिंसा या किसी भी प्रकार की वायलेंस ना करना जिससे कि सामने वाला आहत हो, जैसे कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना, दूसरों को बुरा भला नहीं बोलना, नकारात्मक भावना प्रदर्शित ना करना। व्यक्ति में सभी जीवों के लिए प्यार व आदर का भाव होना चाहिए। अगला जो है वो है सत्य, ट्रूथफुलनेस। इस यम के अनुसार हमें विचार, शब्द व कार्य में सत्यवादी होना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा
सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा दूसरों से छल या धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, यानी कि दूसरों की वस्तुओं, विचारों या धन आदि को अपने लाभ के लिए प्रयोग करने की प्रवृत्ति को चोरी कहा जाता है। हमें इससे दूर रहना चाहिए तथा ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में सेटिस्फाइड या उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगला पॉइंट है ब्रह्मचर्य। किसी भी प्रकार की यौन क्रिया अथवा यौन संबंधों में संलिप्त ना होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और लास्ट पॉइंट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कम से कम आवश्यकताओं के साथ जीवन जीना। सरल शब्दों में कहे तो भौतिक सुखों की इच्छा किए बगैर सादा जीवन व्यतीत करना ही अपरिग्रह कहलाता है। ये थे आपके यम के कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम देख लेते हैं योग के दूसरे तत्व को, जिसको कि हम नियम कहते हैं। हिंदी में भी नियम और इंग्लिश में भी नियम। योग का यांग मनुष्य के लिए व्यवहारिक नियमों जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणी धान का निर्धारण करता है। यह नियम मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए यानी कि प्योरिटी के लिए होता है। अब वन बाय वन हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले है शौच। शौच का अर्थ है शारीरिक व मानसिक शुद्धता से, यानी कि फिजिकली और मेंटली प्योरिटी से। हमें अपना शरीर बाहरी तथा आंतरिक रूप से यानी कि एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी रूप से साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। योग में आंतरिक अंगों यानी कि इंटरनली जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं उनकी प्योरिटी के लिए 6 शुद्धि क्रियाएं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं नेति, धोती, कपालभाति जो आपने सुनी भी होगी। अगला जो पॉइंट है वो है संतोष। संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि से यानी सेटिस्फेक्शन से, सेटिस्फाइड होना किसी चीज से। तो संतुष्टि अर्थात भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है ना उसी में हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ना कि इच्छाओं के पीछे भागते दौड़ते रहना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है तप, यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ना तप कहलाता है। अर्थात हमें जीवन की सभी परिस्थितियों का हंसते हुए सामना करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है स्वाध्याय। महान ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर स्वयं को शिक्षित करना ही क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि प्रत्येक कार्य एवं उपलब्धि को भगवान को समर्पित करना। यानी कि जीवन में आपने जो भी काम किया है या जो भी आपको अचीवमेंट्स मिली है उनका क्रेडिट किसको देना है? हमेशा भगवान को देना। उसी को क्या बोलते हैं? ईश्वर प्राणिधान। इसमें व्यक्तिगत शरीर जो हमारा खुद का शरीर है, हमारी बुद्धि जो हमारा दिमाग है, वे जो हमें शक्ति मिली है, जैसी सुविधाओं व संपन्नता को ईश्वर को समर्पित कर देना है, जिससे कि हमारे दिमाग से घमंड तथा अहंकार को निकाला जा सके। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब देख लेते हैं योग का तीसरा तत्व कौन सा है। तीसरा तत्व है आसन, जिसको कि हम इंग्लिश में पोस्चर भी कहते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात शरीर की स्थिति अर्थात आरामदायक स्थिति में बैठना ही क्या होता है? आसन। आसन शरीर को चुस्त दुरुस्त तथा लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल बनाता है तथा शरीर में वसा के अनुचित जमाव यानी कि जो शरीर में फैट जम जाता है उसको भी ये क्या करता है? कम करता है। और उसके कारण क्या होता है? हमारी शरीर की सुंदरता में भी वृद्धि होती है। आसन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं तथा इनका शरीर के विभिन्न अंगों पर भी प्रभाव अलग अलग होता है। अगला जो हमारा तत्व है वो है प्राणायाम। यह योग का चौथा तत्व है। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वसन क्रिया पर पूरा नियंत्रण होना, यानी कि सांस लेना और छोड़ना उस पर हमारा कंट्रोल होना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम। प्राणायाम के मूल रूप से 3 घटक होते हैं, पूरक, रेचक व कुंभक। पूरक का मतलब होता है सांस लेना, इनहेल करना। रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना, एक्सेल करना। तथा कुंभक का अर्थ होता है सांस को थोड़ी देर रोक के रखना। तो आपको याद रखने हैं पूरक, रेचक व कुंभक। सांस लेना, सांस छोड़ना तथा सांस को रोक के रखना। प्राणायाम चयापचय क्रिया यानी कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी सहायता करता है तथा हमारे हार्ट व फेफड़ों की काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यह जीवन को दीर्घायु भी बनाता है, यानी कि हमारी एज को भी यह बढ़ाता है। अगला देख लेते हैं योग का 5वां तत्व कौन सा है। इसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है
आत्मनियंत्रण अर्थात अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार। इसकी सहायता से व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर कर सद्गुणों को अपना सकता है। यानी कि व्यक्ति के मन में जो गलत विचार आ रहे हैं वह उनको हटाकर अच्छे विचारों को ग्रहण कर सकता है तथा अपने फोकस लेवल को भी वह बढ़ा सकता है। अगला जो तत्व है वो है धारणा। यह योग का छठा तत्व है। धारणा का अर्थ है किसी एक बिंदु अथवा वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। इस स्थिति को पूर्ण एकाग्रता भी कहते हैं, यानी कि फुल कंसंट्रेशन भी कहते हैं। मस्तिष्क की एकाग्रता से ही ध्यान होता है। धारणा समाधि की ओर पहला कदम है। वास्तव में धारणा एक मानसिक व्यायाम है, यानी कि एक मेंटलिटी एक्सरसाइज है जो योगी को ध्यान व समाधि की ओर ले जाने के योग्य बनाती है। अब अगला देख लेते हैं योग का सातवां तत्व कौन सा होता है। यह होता है ध्यान। ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है, यानी कि जब हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से स्टेबल हो, उसका एक प्रोसेस ही क्या है? ध्यान है। सरल शब्दों में, यानी कि अगर हम इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बिना किसी विषयांतर यानी बिना किसी डाइवर्जेंस के एक समय के दौरान दिमाग की पूर्ण एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन ही क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। यह समाधि से पहले की स्थिति होती है। अगला जो और अंतिम जो हमारा तत्व है योग का वह है समाधि। व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है। दिमाग के सभी आवेगों यानी सभी इम्पल्सिस पर कंट्रोल कर उसे सचेत रहते हुए सभी चेतनाओं से आगे निकल जाना समाधि कहलाता है। समाधि की स्थिति में व्यक्ति को ईश्वर के दैवीय सुख यानी डिवाइन प्लेजर का अनुभव होना शुरू हो जाता है। यह थे आपके कुछ एलिमेंट्स जो टोटल काउंटिंग में 8 थे, जो हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको सारे टॉपिक्स भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देख लेते हैं आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड यौगिक क्रियाएं, यानी कि आसनों, प्राणायाम व ध्यान व यौगिक क्रियाओं की क्या क्या भूमिका है। सबसे पहले है आसन, जो कि आपको पता है कि ये तीसरा तत्व है योग का, यानी कि स्थिर सुखम आसनम, लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति आसन कहलाती है। या आसान शब्दों में कहें तो आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। आसन में शरीर को अनेक प्रकार की स्थितियों में इस तरह रखा जाता है जिससे शरीर के अंगों तथा ग्रंथियों की क्रिया पहले की अपेक्षा बेहतर होकर शरीर तथा मन को स्वस्थ बना सके। आसन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है कल्चरल आसन और करेक्टिव, जिसको कि हम हिंदी में संवर्धनात्मक आसन भी कहते हैं। इस प्रकार के आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट तथा शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन व सिंहासन इसके एग्जाम्पल है। अगला है रिलैक्सेटिव आसन, यानी कि विश्रामात्मक आसन। अपने नाम के अनुरूप ये आसन थकावट दूर करने के लिए किए जाते हैं। इन आसनों को करने से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से शिथिल यानी कि रिलैक्स महसूस करता है। शवासन व मकरासन विश्रामात्मक आसन के कुछ एग्जाम्पल है। लास्ट है मेडिटेटिव आसन, जिसको कि हिंदी में हम ध्यानात्मक आसन भी कहते हैं। इस प्रकार के आसन ध्यान शक्ति, मेडिटेशन पावर में वृद्धि के लिए किए जाते हैं। पद्मासन, सिद्धासन व समासन आदि ध्यानात्मक आसन के ही एग्जाम्पल है। इन्हीं आसनों में स्थिर होकर ध्यान किया जाता है। हम एक बार और देख लेते हैं प्राणायाम को। प्राणायाम योग तत्व का चौथा भाग होता है। प्राणायाम का अर्थ है श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करना। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्राण जमा में आयाम, जहां प्राण का अर्थ होता है जीवन प्रदान करने वाला सांस या ऑक्सीजन, और आयाम का मतलब होता है खींचना, छोड़ना अथवा रोकना। प्राणायाम में मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, पूरक, रेचक और कुंभक। जहाँ पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, इनहेल करना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, एक्सहेल करना। और कुंभक का मतलब है सांस को रोक कर रखना। कुंभक में भी 2 प्रकार होते हैं, अंत्य कुंभक तथा बाह्य कुंभक। अंत्य मतलब अंदर, यानी कि सांस को अंदर भरकर रोकना, और बाह्य मतलब सांस को बाहर निकालकर कुछ समय के लिए रोक कर रखना। कुछ
प्राणायाम के प्रकार भी होते हैं, जैसे सूर्य, भेदन, शीतकारी, भस्त्रिका, मूर्छा, संवर्ती, प्लावनी, उज्जयी, शीतली, भ्रामरी, कपालभाति तथा नाड़ी संशोधन। उनमें से भी हम कुछ एग्जाम्पल अभी देखेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको लाभ भी बता देता हूँ प्राणायाम के। ये श्वसन क्रिया संस्थान को सशक्त करने में सहायक होता है, स्नायु संस्थान को शांत करने में सहायक होता है, इच्छाओं को कम करने में सहायक होता है, एकाग्रता विकसित करने की शक्तियाँ प्रदान करने में सहायक होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम अनुलोम विलोम को। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो अपनी लेफ्ट नोज है उससे सांस को अंदर खींचते हैं तथा राइट वाली नोज से सांस को बाहर निकालते हैं। फिर यही दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, राइट वाली से सांस को लेंगे और लेफ्ट वाली से बाहर निकालेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। अगला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम, जहाँ कपाल का मतलब होता है स्कल और भाति का मतलब होता है टू शाइन। आपने कई लोगों को इसे करते हुए भी देखा होगा और आपने शायद खुद भी कभी इसको ट्राई करके देखा होगा। इसमें क्या करते हैं कि अपनी सांस को जल्दी जल्दी अंदर लेते हैं और फटाफट ही उसे छोड़ते हैं। अगला जो प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। इस प्रकार के प्राणायाम में क्या करते हैं कि जो हम सांस लेते हैं वो मुंह से लेते हैं तथा जब छोड़ते हैं तो नाक से छोड़ते हैं। अब मुंह से भी किस तरह लेना है, अपनी जीभ को मोड़िए और सांस को धीरे धीरे अंदर खींचते रहिए। अंदर खींच के फिर उसको मुंह को बंद कर लीजिए और नाक से फिर उसे छोड़िए। जब हम अंदर सांस लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक, और छोड़ने को क्या बोलते हैं, रेचक। और अगर सांस को रोक कर रखना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कुंभक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए अब देख लेते हैं मेडिटेशन को, ध्यान को। मेडिटेशन को योग में ध्यान का नाम दिया गया है। इसका अर्थ है किसी विशेष काम के लिए रिलैक्सेशन के उद्देश्य से अथवा चिंता से बचाव के लिए अपने मन को किसी एक वस्तु अथवा स्थान पर टिकाना। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो पतंजलि जी ने जो इसकी परिभाषा दी है वो है किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मगन रहना ही ध्यान है। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करें तो किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित रखना ध्यान का अर्थ है। इसके कुछ लाभ हैं, जैसे है पहला है इट गिव्स पीस ऑफ माइंड और हार्ट। इससे मन को शांति मिलती है। इट इंक्रीजेस पावर ऑफ कंसंट्रेशन। इससे एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इट एनहांसिंग सेल्फ नॉलेज। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। इट इंक्रीजेस द मेंटल पावर विच कंट्रोल द पावर ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग आवर माइंड। यह मन को विचलित करने वाली शक्तियों का विरोध करने वाली मानसिक शक्तियों को भी बढ़ाता है। यह थे कुछ ध्यान के बेनिफिट्स। आइए एक बार देख लेते हैं योगिक क्रिया क्या होती है। जिस प्रकार किसी मशीन के लगातार सही ढंग से काम करने के लिए उसकी आंतरिक तथा बाहरी सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानव रूपी मशीन के सही रूप से कार्य करने के लिए शरीर की बाहरी सफाई के अतिरिक्त आंतरिक सफाई की भी आवश्यकता होती है। आसनों तथा प्राणायाम के अतिरिक्त शरीर के विभिन्न संस्थानों के शुद्धिकरण यानी कि प्योरिफिकेशन के लिए योग पद्धति में कुछ क्रियाओं का उपयोग होता है। उन्हें षटक्रम या 6 क्रियाएं कहते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई इन्हीं क्रिया द्वारा की जाती है। इनमें सबसे पहली जो क्रिया वो है नेति क्रिया। इस क्रिया में जल को एक नासिका छिद्र से यानी कि नाक के एक छेद से भीतर डालकर दूसरे छेद से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया का प्रयोग श्वसन संस्थान तथा गले की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। दूसरी है धोती क्रिया। इस क्रिया का प्रयोग ग्रास नली यानी कि विंड पाइप के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तीसरी है बस्ती क्रिया। इस क्रिया का प्रयोग बड़ी आंत यानी कि बिग इंटेस्टाइन के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। चौथी है नौली क्रिया। इस क्रिया का प्रयोग पेट तथा आंतों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। पांचवी है त्राटक क्रिया। इस क्रिया का प्रयोग दृष्टि सुधार यानी देखने से तथा दृष्टि संबंधी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। और लास्ट है कपालभाति क्रिया। इस क्रिया का प्रयोग हार्ट, पैनक्रियास तथा पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह थी आपकी 6 क्रियाएं या 6 क्रियाएं भी जिन्हें हम कहते हैं। अब देख लेते हैं योगा फॉर कंसंट्रेशन, एकाग्रता के लिए योग। हम सब ने अक्सर देखा है कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत कुछ याद रखने में सक्षम होते हैं तथा अपने प्रत्येक काम को बहुत अच्छे से पूरा कर लेते हैं। इसके विपरीत बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और ना ही वे अपने काम को सही ढंग से कर पाते हैं।
किसी भी बात को ठीक से याद न रख पाने या किसी कार्य को ठीक ढंग से ना कर पाने के पीछे का मुख्य कारण ध्यान ना लग पाना है, अर्थात एकाग्रता में कमी होना है। एकाग्रता में कमी होने के कारण हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और हम किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगा पाते। किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। आइए अब हम वन बाय वन वह आसन देख लेते हैं जो एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आसन है सुखासन। सुखासन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख देने वाला आसन। जब भी हम इस आसन को करते हैं तो सच में ही हमें आत्मीय शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हम इन आसन को सुखासन के नाम से जानते हैं। सुखासन बैठकर या फिर इसे पालथी मारकर किया जाने वाला आसन होता है, लेकिन आज समय कुछ ऐसा है कि हमारे पास पालथी मारकर बैठने का समय नहीं है। प्राचीन समय में लोग पालथी मारकर खाना खाते थे, लेकिन अब समय कुछ ऐसा है कि जिसमें लोग नीचे बैठकर खाना नहीं खाते बल्कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खाते हैं। आज के समय में व्यक्ति जितना सुखी है उतना ही वह बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन जब हम आसन करते हैं तब हमारे शरीर को होने वाले बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। सुखासन करने के कुछ बेनिफिट्स भी है, जैसे जब भी हम इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो हमें मानसिक सुख और शांति का अनुभव होता है। इस आसन को करने से हमारी बैठने की सही आदत बन जाती है। इससे थकान भी कम होती है तथा इससे पीठ मजबूत होती है। यदि आप चिंता, अवसाद या फिर क्रोध से ग्रस्त है तो आपको सुखासन करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब देख लेते हैं अगला आसन कौन सा है। यह है ताड़ासन। ताड़ासन या योग आसन करने से शरीर ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनने से इसे यह नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे पाम ट्री पोज भी कहा जाता है। शरीर को मजबूत और सुडौल बनाने के साथ शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए भी यह आसन श्रेष्ठ माना गया है। इस आसन को करने के कुछ फायदे भी है, आइए एक बार उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहला है इम्प्रूव पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे बॉडी के पोस्चर को इम्प्रूव करता है और कोऑर्डिनेशन पावर को भी बिल्डअप करता है। अगला जो पॉइंट है वो है रिलीव साइटिक पेन। ये साइटिक पेन से भी रिलीव करता है। अगला पॉइंट है इम्प्रूव एजिलिटी। ये हमारे शरीर की एजिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। एजिलिटी मीन्स फुर्तीलापन। अगला पॉइंट है बूस्ट सर्कुलेशन। यह हमारे सर्कुलेशन को भी बूस्ट करता है, उसको अच्छा बनाए रखता है। अगला पॉइंट है टोन कोर मसल्स। ये हमारी कोर मसल्स को भी मजबूत करता है। और लास्ट में है स्ट्रेंथ योर बैक, हिप्स एंड लेग। ये हमारी पीठ, कूल्हे तथा टांगों को भी मजबूत करता है। अगला जो आसन है वो है पद्मासन। पद्मासन एक ध्यान आसन है जिसे करते समय हमारी आकृति कमल के समान हो जाती है। यह आसन उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो शांति की तलाश में होते हैं। इसको करने के कुछ बेनिफिट्स है, आइए उनको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है ओपन्स अप द हिप। ये हमारे कूल्हों को खोल देता है। स्ट्रेच द एंकल्स एंड नी। ये हमारे एंकल और नीज को स्ट्रेच कर देता है। काम द ब्रेन। ये हमारे दिमाग को शांति प्रदान करता है। इंक्रीजेस अवेयरनेस एंड अटेंटिवनेस। ये हमें अवेयरनेस और हमारे दिमाग को अटेंटिव बना के रखता है। कीप्स द स्पाइन स्ट्रेट। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखता है। तथा लास्ट में है हेल्प्स डेवलप गुड पोस्चर। ये हमारे बॉडी के पोस्चर को गुड कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। आइए अब बात कर लेते हैं अगले आसन की, जिसका नाम है शशंकासन। शशंकासन योग में शरीर का आकार खरगोश के समान होने के कारण इस आसन को शशंकासन, हेयर पोज भी कहते हैं। पीठ दर्द और गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए यह उपयोगी आसन है। अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। इस आसन को करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, आइए उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। मन की चंचलता को दूर करता है, मन को शांत रखने तथा एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। यह आसन शरीर के रक्तचाप, हृदय गति की तीव्रता आदि को भी कम करता है। खेल में थक जाने के बाद इस आसन को करें। यह गुर्दों को मजबूत करने तथा कार्य क्षमता में बढ़ोतरी भी करता है। यह पैरों की मांसपेशियों को आराम देता है। यह आसन डायबिटीज को नियंत्रित करने तथा डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत भी करता है। इस आसन को करने से मन को शांति तथा आराम मिलता है। इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। अब देख लेते हैं अपने अगले आसन को, जिसका नाम है नौकासन। नौकासन पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक महत्वपूर्ण योगासन है। इस आसन को नौकासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार नाव की तरह होता है। इसको नवासन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके फायदे अद्भुत है, आइए उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये पेट की चर्बी को कम करता है।
वजन कम करने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। गुर्दों के लाभदायक के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कमर दर्द से राहत दिलाता है, कब्ज को कम करता है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। ये हमें हर्निया से बचाता है तथा लास्ट में पूरे शरीर के लिए भी ये लाभदायक है। आइए अब अगले आसन को और देख लेते हैं। इसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन 2 शब्द से मिलकर बना है। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ और आसन योग मुद्रा की ओर दर्शाता है। इस आसन की अंतिम मुद्रा एकदम अटल होती है जो वृक्ष की आकृति लगती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। इसके कुछ फायदे भी है, आइए एक बार उनको भी जान लेते हैं। यह घुटने के दर्द को कम करता है, एड़ियों के दर्द को भी कम करता है, पैरों की मजबूती के लिए भी बहुत लाभदायक है, गठियों के दर्द में भी लाभदायक है, तनाव में भी सहायक है, कद बढ़ाने में भी सहायक है, नस के दर्द से भी बचाता है, वजन बढ़न रोकने के लिए भी यह बहुत सहायक है, शरीर संतुलन में भी सहायक है तथा रीढ़ की हड्डी के लिए भी यह आसन बहुत ही ज़रूरी है। सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं गरुड़ आसन को। गरुड़ आसन का नाम गरुड़ शब्द पर रखा गया है। गरुड़ का मतलब होता है चील। इस आसन में आप चील की मुद्रा में होते हैं, इसलिए नाम दिया गया है गरुड़ आसन। इसके कुछ लाभ को भी जान लेते हैं। यह मन और शरीर में शांति उत्पन्न करता है, अंडकोश को कम करता है, पैरों की मजबूती के लिए भी यह आसन बहुत लाभदायक है, घुटनों के लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है तथा हाथों की मजबूती के लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। आइए अब लास्ट में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको योगा के बारे में बताना है और इसके महत्व को बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एलिमेंट्स ऑफ योगा, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको योग के तत्वों के बारे में एक्सप्लेन करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सुखासन, हाउ टू डू सुखासन एंड इट्स बेनिफिट्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको सुखासन के बारे में बताना है, सुखासन कैसे किया जाता है तथा इसके लाभ के बारे में बताना है। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है वो है डिफाइन मेडिटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको मेडिटेशन यानी ध्यान के बारे में बताना है और खेलों में ध्यान कितना इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में आपको बताना है। यह था आपका चैप्टर जो कि समाप्त हो गया। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आंसर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।